नए साझेदार का प्रवेश अपनी जो चैप्टर चल रहा है उसमें आज मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज। अवितरित लाभ या हानियों का जो शेष होता है उसका समायोजन कैसे किया जाता है। क्योंकि नया साझेदार जब फर्म में प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के पहले जो लाभ या हानियों का जो रिजर्व है, बैलेंस है, उस पर पुराने साझेदारों का अधिकार होता है। क्योंकि ऐसा जो रिजर्व है पुराने साझेदारों के द्वारा बनाया गया था, इसलिए उस पर अधिकार भी पुराने साझेदारों का होता है, इसलिए उनको पुराने साझेदार ही बांटते हैं। अब इसमें मालूम कैसे चलेगा कि लाभों का शेष है या हानि का शेष है। नया साझेदार जब फर्म में प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के दिन की वसन में बैलेंस शीट दी हुई रहती है और बैलेंस शीट के लायबिलिटीज पक्ष में कुछ मदें होती है, कुछ रिजर्व होते हैं, जैसे P&L, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। ये इतने कुछ रिजर्व होते हैं, ये सब लाभों के शेष होते हैं। पहले का कोई P&L का शेष है, जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है या वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है। किस साइड में? लायबिलिटी साइड में। अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इन नामों से कोई सा भी ऐसा रिजर्व दे रखा है तो चूंकि ये जो रिजर्व है सब लाभों में से बनाए जाते हैं, तो नया साझेदार जब फर्म में प्रवेश करता है तो प्रवेश करने पर क्या करते हैं, अगर इन रिजर्व की आवश्यकता नहीं पड़ती है भविष्य में तो इस रिजर्व को पुराने साझेदार बांट लेते हैं अपने पुराने लाभ हानि के अनुपात में। तो अगर बैलेंस शीट में ये रिजर्व दे रखें और आगे प्रश्न में कोई सूचना नहीं है इनके बारे में, तो यही माना जाता है कि उस वर्ष इन रिजर्व की कोई आवश्यकता नहीं है। और उस वर्ष इन रिजर्व की आवश्यकता नहीं है तो ऐसा जो फंड या रिजर्व बनाया गया था लाभों में से, इसको पुराने साझेदार बांट देंगे। इसलिए नया साझेदार जब फर्म में प्रवेश करता है तो इस रिजर्व को, इनमें से कोई भी रिजर्व दे रखा है, इसको पुराने साझेदार बांट लेंगे अपने पुराने अनुपात में। एंट्री क्या हो जाएगी इनकी, ये जितने भी रिजर्व है इनको तो हम कर देंगे डेबिट और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को कर देंगे हम क्रेडिट। जैसे मान लो कि P&L, तो इसका मतलब है ये सब क्रेडिट बैलेंस होते हैं। P&L के आगे क्रेडिट दे रखा है या लायबिलिटीज में दे रखा है तो वो क्रेडिट बैलेंस ही होता है, तो इनको तो हम डेबिट कर देंगे। जैसे P&L का दे रखा है एक ही, तो P&L अकाउंट या टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। या जनरल रिजर्व दे रखा है तो जनरल रिजर्व अकाउंट या टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। कहने का मतलब है कि जो भी रिजर्व है जब बांटने की एंट्री करेंगे तो इनको तो कर देंगे डेबिट और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, एंट्री तो ये होती है। और इनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ दिखाएंगे? CR साइड में। ठीक है, इनको CR साइड में दिखा देंगे। तो ये तो होते हैं लायबिलिटी साइड में लाभों के शेष, जिनको पुराने साझेदार पुराने अनुपात में बांटते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के CR साइड में। याद रखना इसको, आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये ऐसे आपके कई रिजर्व आएंगे। तो इन रिजर्व को जो लायबिलिटी साइड में होते हैं ये लाभों के शेष होते हैं और इनके बारे में कोई सूचना नहीं है तो पूरे रिजर्व को ही साझेदार बांट लेंगे, पुराने साझेदार पुराने अनुपात में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के CR साइड में। ठीक है, ऐसे ही बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में अगर P&L का बैलेंस दे रखा है या और कोई हानि का शेष दे रखा है, खर्चे का नाम दे रखा है, कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर, ऐसा एक्सपेंडिचर कोई भी हो सकता है, तो एसेट्स पक्ष में अगर P&L या कोई एक्सपेंडिचर का कोई बैलेंस दे रखा है तो इसका मतलब ये हानि का शेष है। तो हानि का शेष है तो इसको भी पुराने साझेदार बांटेंगे, क्योंकि ऐसा हानि का जो शेष है पहले पुराने साझेदारों के द्वारा नहीं बांटा गया था, इसलिए इस पर भी पुराने साझेदारों का अधिकार है। नया साझेदार इसमें कोई शेयर नहीं करेगा, इसलिए नया साझेदार जब फर्म में प्रवेश करता है तो इसको भी पुराने साझेदार बांट लेंगे पुराने अनुपात में। एंट्री क्या हो जाएगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू P&L या एक्सपेंडिचर। एंट्री तो हो जाएगी और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको कहाँ दिखाएंगे? DR साइड। ठीक है, तो
ये हानि के शेष होते हैं जो एसेट्स पक्ष में होते हैं, इनको तो हम पार्टनरशिप अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे, और ये जो मदद दे रखी है इनको पार्टनरशिप अकाउंट में दिखाएंगे सीआर साइड। ठीक है, एंट्री मैंने बताई थी, इसकी एंट्री में करते हैं तो इनको तो कर देंगे डेबिट और ओल्ड पार्टनर्स को कर देंगे क्रेडिट, और इसमें क्या करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को कर देंगे डेबिट और इनको कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, एंट्री तो ये होती है, और पार्टनरशिप अकाउंट में इनको दिखाया जाता है। तो ये कहलाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज। अभी तो मैंने बताया आपको अवितरित लाभ या हानियों का समायोजन। अगर कोई सूचना नहीं है जब तो हम ये ऐसे करते हैं, लेकिन अगर कोई सूचना होती है तो हम कैसे करेंगे, आगे जब अपने इलस्ट्रेशन आएगा उस समय मैं आपको बताऊंगा। एक है आगे कैपिटल एडजस्टमेंट, पूंजी का समायोजन। नया साझेदार जब फर्म में प्रवेश करता है तो पूंजी का समायोजन किया जाता है। एक तरीका जो है आपके, जिसमें कई बार क्या है प्रश्न में दिया जाता है कि नया साझेदार जो है फर्म में पूंजी लेकर आता है, और प्रश्न में दिया जाता है कि पुराने साझेदार अपनी पूंजी का समायोजन नए साझेदार की पूंजी के आधार पर करेंगे। कैसे? जैसे आपके पेज नंबर 49 पर आपके इलस्ट्रेशन है, ये पर पेज नंबर 49 पर सबसे ऊपर, इसमें दो पार्टनर है ए और बी, और इनका अनुपात दे रखा है 3:1। अब इसमें नया साझेदार आ रहा है सी 1/4 हिस्से के लिए, और 1/4 हिस्से के लिए ये कैपिटल लेकर आ रहा है 40,000 रुपये। सी 1/4 हिस्से के लिए 40,000 रुपये पूंजी के लेकर आ रहा है। ठीक है, अब क्या है प्रश्न में दे रखा है कि पुराने साझेदार नए साझेदार की पूंजी के आधार पर अपना पूंजी का समायोजन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ए और बी की जो समायोजित पूंजी है वो ज्ञात करेंगे। समायोजित पूंजी कौन सी होती है, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाते हैं, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सीआर साइड के टोटल में से डीआर साइड का घटाने पर जो डिफरेंस आता है, अंतर आता है, जिसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं, वो समायोजित पूंजी कहलाती है, एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, और अगर प्रश्न में पूंजी के अलावा, कैपिटल के अलावा कोई सूचना नहीं है तो उस कैपिटल को ही समायोजित पूंजी मान लिया जाता है। तो जैसे इसमें प्रश्न में दे रखा है कि ए और बी की समायोजित पूंजी, ए की समायोजित पूंजी है वो तो दे रखी है इसमें 1 लाख, और बी की समायोजित पूंजी दे रखी है 25,000। ठीक है, दोनों की। अब इसमें क्या है, पूंजी का समायोजन करना है। प्रश्न में दे रखा है कि नए साझेदार की पूंजी के आधार पर, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, नई पूंजी ज्ञात करेंगे। नई पूंजी कैसे ज्ञात करेंगे, फर्म की कुल पूंजी कितनी है, 1 में 1/4 हिस्सा है सी का, तो चूंकि 1/4 हिस्से के लिए पूंजी कितनी है 40,000, इसलिए 1 के लिए कितनी होगी फर्म की कुल पूंजी। तो चूंकि के हिसाब से करते हैं तो ये संख्या नीचे आती तो पलट जाएगी आपके, ये हो गई 1,60,000। फर्म की कुल नई पूंजी 1,60,000 हो गई। ठीक है, अब 1,60,000 हो गई। अब क्या करेंगे, इनकी वर्तमान पूंजी कितनी है, देखो ए की पूंजी, बी की पूंजी, ए की 1 लाख है, बी की कितनी है 25,000, और सी की पूंजी कितनी है 40,000। ठीक है, इनका टोटल कर लेंगे हम। तो अब देखो इसमें इनकी जो समायोजित पूंजी है टोटल, अगर इनका टोटल करते हैं तो आपके कितना होता है 1,65,000। इसके आधार पर तो हमारी कुल पूंजी है वो कितनी होती है 1,65,000, और इसके आधार पर अगर हम ज्ञात करते हैं तो इनकी नई पूंजी है वो कितनी होती है आपके 1,60,000। ठीक है, अब क्या करेंगे, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, पूंजी का समायोजन नए साझेदार की पूंजी के आधार पर करना है, इसलिए हमारे को इसकी आवश्यकता नहीं, यानी कि हमारे को नई पूंजी यही ज्ञात करनी है 1,60,000, और 1,60,000 को हम क्या करेंगे नए अनुपात में डिवाइड कर लेंगे। अब नया अनुपात ज्ञात करेंगे हम, तो नया अनुपात देखो कैसे आएगा, देखो ये पूंजी का समायोजन है, हमने इसमें नई पूंजी ज्ञात कर ली 1,60,000। अब इसमें पूंजी का समायोजन है वो हम कैसे करेंगे, मैं इसमें अगले दिन में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा।